पलवल के एक गांव में रात के समय घर के बाहर से 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का दो युवकों ने अपहरण कर नशीला पेय पदार्थ पिला दिया। छात्रा जब बेहोश हो गई तो 4 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद किसी को बताने पर चारों युवकों द्वारा छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता छात्रा की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पलवल महिला थाना प्रभारी रेखा ने कहा कि एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह 10वीं कक्षा की छात्रा है। पीड़िता गत 17 मई की रात को अपनी मां के साथ गांव में सरपंच की पत्नी की शोक सभा में गई हुई थी। रात करीब 8 बजे के करीब पीड़िता अपनी मां से ये कहकर घर आ रही थी कि उसे नींद आ रही है। पीड़िता जब घर के समीप गली में पहुंची तो गांव अजीजाबाद निवासी जाहिद व यासर मुंह को बंद करके एक सुनसान मकान में लेकर गए, जहां पर गांव निवासी आसिफ व वसीम भी आ गए। पीड़िता ने जब शोर मचाना चाहा तो चारों युवकों ने कुछ नशीला पेय पदार्थ पिला दिया। पीड़िता जब बेहोश हो गई तो चारों युवकों ने मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता जब कई घंटे के बाद होश में आई तो आरोपी उसे घर के बाहर छोड़कर यह कहते हुए फरार हो गए कि यदि किसी को कुछ भी बताया तो जान से खत्म कर देंगे। पीड़िता ने घर पहुंचकर आपबीती अपने परिजनों को बताई। परिजनों की मदद से पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। ये जी मामला है कि भाई एक लड़की है जिसकी उम्र 15 साल है। वो कह रही है कि भाई मैं हमारे गांव में एक सरपंच था, उसकी घरवाली एक्सपायर हो गई थी और मैं और मेरी माँ हम दोनों वहाँ गए थे। तो वहाँ टाइम ज़्यादा हो गया और मुझे नींद आने लगी। मैं जैसे अपने घर के लिए वापस आ रही थी तो एक गली में अंधेरे में 2 लड़के खड़े हुए मिले, जिन्होंने भाई एक ने मेरा हाथ पकड़ा और एक ने मेरा मुँह दबा के कोठड़े में ले गई। और जैसे ही मुझे वो कोठड़े में ले गई तो वहाँ पर 2 लड़के और अन्य आए, जिसमें से एक लड़का ने मेरे साथ रेप किया और तब तक मुझको सुती। फिर उन्होंने मुझे कुछ पानी में पिला दिया, फिर मुझे पता नहीं, उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। फिर वो सुबह बेहोश को जैसे कि हालत में मुझे घर के वहाँ छोड़कर चले गए। फिर मैंने अपनी सारी बातें अपने घर परिवार वालों को बताई और फिर मैं थाने में आई। कितने आरोपियों के खिलाफ लेंगे? 4 आदमियों के खिलाफ है जी। क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई इसमें ये भी कल लड़की का मेडिकल करा दिया, CWC काउंसलिंग और लीगल एड गया। आज लड़की के 164 के बयान हो जाएंगे और गिरफ्तारी के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। लड़की पढ़ती भी है? हाँ, लड़की 10वीं में पढ़ती है, प्राइवेट स्कूल। कोरोना महामारी में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए पलवल रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में आगरा चौक स्थित बैंक के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पलवल नगराधीश अंकिता अधिकारी ने रिबन काट कर किया। पलवल में एक तरफ जहां कोरोना के मामलों में कमी होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पलवल अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त के अभाव को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग पलवल और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम सहित सामाजिक संस्था पलवल एवं करुणामय सोसाइटी ने रक्तदान शिविर आयोजित कराए, जिसमें भारी संख्या में रक्तदाताओं ने आकर रक्तदान किया। इस मौके पर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करने के लिए पलवल नगराधीश अंकिता अधिकारी शिविर का उद्घाटन करने के लिए पहुंची और रक्तदाताओं का हौसला अफजाई की। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर दयानंद जाखड़ ने कहा कि वह लगातार रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जहां कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, तो वहीं हम सभी को मिलकर रक्त के अभाव को भी दूर करना है। विनोद जिंदल हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्लड डोनेशन उप समिति के सदस्य व प्रशांत गुप्ता संरक्षण जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने सभी रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। इस शिविर के दौरान सभी रक्तदाताओं व आयोजकों को व आने वालों को जिला बाल कल्याण परिषद पलवल के द्वारा मास्क वितरण किया गया। शिविर का शुभारंभ नगराध्यक्ष अंकिता ने रिबन काट कर किया। साथ ही रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान करने से जिंदगी बचाने का मौका मिलता है, इसीलिए सभी को जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज सुबह से ही कई जो है ब्लड डोनेशन कैंप आप लोग कर रहे हैं, तो कहाँ ब्लड डोनेशन कैंप है, क्या उद्देश्य है? आज सुबह सरकारी अस्पताल की तरफ से श्री श्याम मंदिर
नियर बस स्टैंड एक कैंप लगाया गया था, जो कि जिसमें लोगों ने वैक्सीनेशन लगवानी थी। उससे पहले 11 लोगों ने 1 घंटे के अंदर ब्लड डोनेशन देकर अपना रिकॉर्ड बनाया है, जो कि रक्त की कमी को देखते हुए किया गया है। अभी फ़िलहाल हमारे पास सरकारी ब्लड बैंक में सिर्फ 1 यूनिट थी, जिसकी वजह से हमें अर्जेंसी में लगाना पड़ा कैंप। और दूसरा हमारा कैंप आज बंधन बैंक में लगा है, जहाँ पे अभी रक्तदान चल रहा है। लोगों से अपील है कि ब्लड की कमी को देखते हुए कोरोना महामारी के दौरान जो बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, उसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान करने की कोशिश करें, या फिर वैक्सीनेशन के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकते हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके ब्लड डोनेशन करें, ताकि रक्त की कमी से तीनों कृषि बिलों को रद्द करवाने के लिए किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान आंदोलन को और तेज गति देने के लिए दिन रात काम कर रहा है। सरकार उनकी मांगों को जब तक नहीं मानेगी तब तक यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राजवीर जादौन ने सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि सरकार देश के किसानों के साथ क्रूरता का रवैया अपना रही है। किसानों के इस आंदोलन को तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि किसानों का धरना तो शांतिपूर्वक चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार किसानों की मांगों को पूरी तरह से मान नहीं लेती। अगर रास्ता रोकने की बात करें तो किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका, बल्कि रास्ता तो पुलिस प्रशासन व सरकार ने उनका रोका। किसान तो अपनी मांगों को मनवाने व अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि अब घाटे का धंधा हो गई है और लगातार घाटे का धंधा होती जा रही है। इसके लिए सभी सरकारें जिम्मेदार रही हैं, लेकिन पिछले 7 सालों से भाजपा सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को तकलीफ जब हुई जब इस कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था इस सरकार ने उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली। ये कृषि कानून बनने से पहले इन उद्योगपतियों ने किसानों के अन्न को लूटकर भरने की व्यवस्था कर ली थी। उन्होंने कहा कि आगामी 26 मई को किसान आंदोलन को पूरे 6 माह हो जाएंगे। इसको लेकर किसानों ने निर्णय लिया है कि इस तारीख को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धरना लगातार जारी रहेगा। सरकार कितना भी क्रूर रवैया अपना ले, किसान अपने हक के लिए लड़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस कोरोना महामारी का दुरुपयोग किया है और यह साबित भी हो चुका है, क्योंकि जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां कोरोना नाम की कोई चीज नहीं रही और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस सरकार ने एक षड्यंत्र और रचा है। अब सरकार कह रही है कि किसान आंदोलन की वजह से कोरोना फैल रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि कोरोना एक सरकारी बीमारी है, क्योंकि यह सरकार के कहने पर ही बढ़ती है और सरकार के कहने पर ही घट जाती है। लेकिन बावजूद इसके किसान इस महामारी में भी शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जहां वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात, मास्क की बात या सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने की बात हो। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे कितने भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर किसानों की ही जीत होगी। किसानों के आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा। का धंधा हो गई है और लगातार घाटे का धंधा होती चली जा रही है। देश के लगभग हमारे साथी कह रहे थे 74 साल होने जा रहे हैं। इन 74 सालों में किसान की जो दुर्दशा हुई, सरकारें सभी जिम्मेदार रही, कोई सरकार इससे बच नहीं सकी। लेकिन ये 7 साल से जो सरकार चल रही है, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तकलीफ जब हुई कि इस कृषि प्रधान देश की व्यवस्था इस सरकार ने उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की तैयारी कर। कानून बनने से पहले धन्ना सेठों को पता चल जाता है कि अब किस व्यवस्था में, किस व्यापार में फायदा होगा और उसी के अनुरूप आपके हरियाणा, पंजाब और बहुत सारे प्रांतों में खेती के अन्न को उपजाने वाले किसान के अन्न को लूट करके भरने की व्यवस्था इस कानून के लागू होने के 2 साल पहले कर ली। ये कौन सा प्रजातंत्र है जिसमें कानून बनने के 2 साल पहले सरमाएदारों को, उद्योगपतियों को पता चल जाता है कि हमें अब कौन सा कदम उठाना। जब से ये 3 कानून लागू हुए,
हमारे हरियाणा और पंजाब के साथियों ने, हमारे टिकैत साहब ने इनका विरोध करना शुरू किया। उस विरोध को यह कहकर के दबाने का प्रयास किया कि ये 3 कानून हिंदुस्तान के किसान की तकदीर बदल देंगे। लेकिन जानकारों ने जब इनके कानूनों का अध्ययन किया तो पता चला कि इन कानूनों की किताब के बाहरी पेज पर तो लिखा है किसानों का कल्याण, और जब पन्ना पलट के अंदर देखा जाता है तो कृषि के विनाश के अलावा, कृषि के सत्यानाश के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था है तो केवल कुछ घरानों के व्यापारिक फायदे के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती। आज आंदोलन 6वें महीने को पूरा करने जा रहा। 26 तारीख को हमारे 6 महीने पूरे हो जाएंगे। शुरुआती दौर था, सभी प्रांतों से किसान चल करके जब दिल्ली की तरफ आए तो इन सरकारों ने जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोकने का काम किया। आपको यहां पलवल बॉर्डर पर रोका गया, किसी को शाजापुर बॉर्डर पर रोका गया, किसी को सिंगू बॉर्डर पर रोका गया, किसी को टीकरी बॉर्डर पर रोका गया, और हम लोगों को गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर रोक दिया गया। और ये सोच के रोका इन्होंने कि इनको किसी तरह से लाठी और बंदूक की ताकत से घर वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये भूल गए, ये वो आंदोलन नहीं थे जिन आंदोलनों को षड्यंत्र के माध्यम से कुचल दिया। हिंदुस्तान के विधाता, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान की भलाई के लिए खेत घरों से निकला था, अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए नहीं निकला। ये भूल गए कि हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जो 130 करोड़ जनता का पेट भरने का काम करते हैं और लगातार घाटे पे खेती करने के बावजूद भी कृषि धर्म को नहीं छोड़ा, लगातार इस धर्म का पालन करते हुए जब देश की जनसंख्या 43 करोड़ होगा करती थी तब देश में भुखमरी के हालात होते थे। आज अब लगभग 143 करोड़ जनता होने जा रही है, फिर भी हिंदुस्तान के किसान ने पुरुषार्थ करके 130 करोड़ जनता आज बताते लोग उसके पेट भरने का काम किया जा रहा है। हमें संयम बना के रखना है। 6 महीने तक आंदोलन चल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है आज ये, और इसकी अभी पता नहीं कि आंदोलन कब तक चलेगा। ये ताकत जो आपको आज 6 महीने से लगातार आंदोलन करा रही है, ये ताकत है शांतिपूर्ण आंदोलन करने की ताकत, जिसका तोड़ सरकार के पास नहीं है। ये सरकार सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास गई। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई इनको कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका दिल्ली का, तुमने किसानों को दिल्ली के रास्ते पर रोका हुआ। इनको शांतिप्रिय आंदोलन करने का अधिकार है और तुम्हारे जो कानून है ये लागू करने का काबिल नहीं है, इनको पुनः विचार किया जाए। इसके बावजूद भी इस सरकार ने भी पेशकश की संयुक्त किसान मोर्चे के हमारे सर्वोच्च टीम के सामने कि हम इन कानूनों को मुलतवी कर देंगे 1.5 साल के लिए। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य था कानून वापसी, एमएसपी पर कानून, तब घर वापसी। ये शुरुआत में कहते थे कि हमारे कानून गंगा जल की तरह पवित्र हैं, सोने के अक्षरों की तरह खरे हैं। लेकिन जब वार्ताओं का दौर शुरू हुआ, लगातार 11 बार वार्ता हुई और उन वार्ताओं से जो निकल के आया कि इनके कानून खोटे हैं, ये 1 दर्जन से भी ज्यादा इसमें संशोधन करने को तैयार हो गए। कृषि मंत्री जी ने कहा लोकसभा में कि बताया जाए इन कानूनों में काला क्या है, तो हमें इनका उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ी। देश की 130 करोड़ जनता ने उत्तर दिया कि अगर इनमें काला नहीं है तो संशोधन करने के लिए और मुलतवी करने के लिए इनको क्यों तैयार हो। जब हम शुरुआत में आंदोलन पर बैठे, इस देश में बहुत सारे लोगों को शंका हुई, भ्रम हुआ, संदेह हुआ कि आखिर किसानों को ऐसी क्या परेशानी आ गई है जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आज 6 महीने के दौरान सबसे बड़ी सफलता हमारी एक ये है, इस आंदोलन की सफलता ये है कि आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के देश ये जान गए हैं
कि इन कानूनों में कौन कौन सी कमियां हैं। ये सफलता है हमारी। लेकिन अभी कोरोना का जो काल चल रहा है, ये महामारी का दौर चल रहा है, हम विज्ञान को झूठा साबित नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस बीमारी का दुरुपयोग जिस तरह सरकार ने किया, इस बीमारी का सरकारीकरण जिस तरह से केंद्र में बैठी सरकार ने किया, ये बहुत शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। और ये सिद्ध हो गया कि जहां जहां सरकार को जरूरत होती है वहां कोरोना नहीं जाता। अभी चुनाव हुए, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, प्रधानमंत्री जी की हुई और सारे नेताओं की हुई, वहां कोरोना नहीं था। जहां आंदोलन कर रहा किसान, वहां बताया गया। गांव खेडली जीता के सरपंच लकीराम सोलंकी द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। ये गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना और वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए भी अपील कर रहे हैं। गांव खेडली जीता सरपंच लकीराम ने जानकारी देते हुए कहा कि हर एक गांव और हर व्यक्ति को माइक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक स्कूटी है जिससे वो हर रोज 60 किलोमीटर चलने का काम करते हैं और उसी के माध्यम से वो हर रोज अपने आसपास के गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और माइक द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने का संदेश दे रहे हैं। आज उन्होंने पलवल शहर के अंदर बस स्टैंड, मीनार गेट व किटवाड़ी चौक और अन्य जगहों पर जाकर माइक अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। सर आपका नाम? मेरा नाम लकीराम सोलंकी, सरपंच पूर्व सरपंच खेडली जीता, तहसील हकीम जिला पलवल। सर बात करें जागरूकता की, कोविड को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के, आप किस तरीके से जागरूक करें लोगों को? देखिए, मेरे पास कोई बड़ा साधन नहीं है, मेरे पास एक स्कूटरी है, मैं उसमें एक माइक बांधकर पोस्टर लगा करके गांव-गांव जाता हूं। मैं 60 किलोमीटर डेली अप डाउन करता हूं। सर उद्देश्य की बात करें तो क्या उद्देश्य है आपको? उद्देश्य मेरा ये है कि भाई थोड़ा बहुत जागरूक हम भी कर सकें, समाज में जितना भी हो सकता है। हमारे इस अनाउंसमेंट से कोई थोड़ा बहुत कोई भाई समझ ले, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए किसी को। अपना उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम जो भी हो सके उतना समाज में जागरूकता फैलाएं। लॉकडाउन को लेकर के और कोविड केसेस की वैक्सीन को लेकर के आप किस लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? हम चाहते हैं कि वो ऑक्सीजन लगवाएं। सरकार जो लगा रही है बहुत अच्छी बात है, फ़ायदा की चीज़ है, आगे हमें इससे खतरा नहीं होगा। मास्क की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, मास्क तो ज़रूरी है, मास्क और 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी है। बार साबुन से हाथ धोएं। गांव की स्थिति की बात करें तो अभी आपके गांव की स्थिति क्या है कोविड केसेस की? गांव की स्थिति, मेरे गांव की स्थिति इतनी बढ़िया, अभी तक कोई भी मेरे गांव में। पलवल जिला पुलिस कप्तान दीपक गहलावत ने लॉकडाउन के चलते शहर का औचक निरीक्षण किया और लॉकडाउन में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। जिला पुलिस कप्तान दीपक गहलावत ने लॉकडाउन में नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों और अन्य लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन में सभी अपने घरों के अंदर रहें और किसी भी प्रकार का कोई काम धंधा प्रभावित ना हो। सरकार ने लॉकडाउन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हुए हैं और दुकानों को समय से खोलने व समय से बंद करने के लिए समय सुनिश्चित किया हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई दुकानदार दुकानें गलत तरीके से खोलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पलवल पुलिस के जवान लॉकडाउन में दिन और रात ड्यूटी दे रहे हैं और ऐसे में इनका हौसला अफजाई करने के लिए वह खुद सड़क पर निकलकर उनसे मिल रहे हैं। जिला पुलिस कप्तान ने कहा कि अगर कहीं भी गलत तरीके से मार्केट खोली जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो आप अपने पेशेंट के साथ कितने दिनों से रह रहे हो? बेसिकली शहर में हमारे जो पुलिस के नाके हैं, जो हमारे कंटेनमेंट जोन है, उसका दौरा किया है। हमारे पुलिस वाले डिप्लॉयड हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और लॉकडाउन कितना प्रभावी है, कैसा असर है और कितनी लापरवाही बरती जा रही है, इसका एक बार राउंड लिया था। तो कुल मिला के ठीक है, बस थोड़ा हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम के आसपास भीड़ है क्योंकि लोग बीमार हैं, गांव से लोग आते हैं यहाँ पे, जो टेस्ट लैब है वहाँ पे टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा वैसे अगर देखें तो सारा बाज़ार बंद है, अननेसेसरी जो भी दुकानें सारी बंद है, सिर्फ नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, दवाइयों की दुकानें और फलों की रेहड़ियाँ, इस पर थोड़ा सा है। बट अभी सभी लोगों ने लगभग शहर में जैसे चेक किया तो
90-95% लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। तो जो पहले से संख्या बढ़ी है, पिछले अगर महीने से जब कंपेयर करें तो अच्छी बात है कि लोग 99% मास्क लगा रहे हैं। तो उम्मीद है आगे ऐसे ही रहेगा और जो केसों में कमी आएगी। कुछ बदमाशी करते हैं। हमने FIR भी दर्ज करी हैं। पिछले 20-25 दिन में लगभग 36 FIR दर्ज हुई हैं जो लॉकडाउन की वायलेशन करते हैं। तो बदमाशी करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। वो लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, उनकी खुद भी जिम्मेवारी भी है कि ऐसा करके वो अपने आप को भी जोखिम में डाल रहे हैं, अपने परिवार को भी जोखिम में डाल रहे हैं। उसमें हमने कार्रवाई करी है। परसों भी हमने एक जगह रेड की थी और आगे ये रेड जारी रहेगी। और किसी भी शराब के ठेके में अगर ऐसी कार्रवाई मिली तो सीधा जो शराब का ठेकेदार मालिक होगा उसको हम भीतर देंगे। परसों हमने FIR दर्ज करी है, उसमें हम ठेकेदार को भीतर हमने उसका नाम FIR में डाला है, उसको भी अरेस्ट करेंगे। तो आगे जितने भी ठेकेदार हैं उन सबको एक अलर्ट है कि अगर कोई शराब के ठेके से शराब निकलती दिखाई दी तो सीधा ठेकेदार को भीतर दिया जाएगा। लोगों से ये अननेसेसरी घर से ना निकले और अपना जितना हो सके अपना सेफ्टी प्रिकॉशन लें और घर में ही रहें। नमस्कार दर्शकों, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं हूं दीपा सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पहली खबर पलवल से है। पलवल के रसूलपुर चौक स्थित लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक में आज थैलेसीमिक बच्चों को निःशुल्क रक्त दिया गया। देश प्रदेश में जहां रक्त की बेहद कमी नजर आ रही है, ऐसे में लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा थैलेसेमिक बच्चों को निःशुल्क ब्लड मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हमें भी इन जरूरतमंद बच्चों के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान अवश्य करना चाहिए। किसके लिए ब्लड ले जा रहे हो आप? बच्चे के अपने के। क्या बीमारी है बच्चे को? थैलेसीमिया। अच्छा, आप यहीं से ब्लड लेते हैं शुरू से? ले रहे हैं। कोई आपको प्रॉब्लम हुई थी ब्लड लेने में? यहीं से ले रहे हैं हम, यहाँ से सुविधा है। कोई आपसे टेस्टिंग चार्ज लिए हों? ना, कोई ना ले रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? मिल रहा है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे जो थैलेसीमिया बच्चों की मदद हो सके किसी से? कोरोना के मरीज ठीक हो जाने के बाद लोगों के लिए डोनेट करने के लिए चाहोगे जिससे कि आपको ब्लड मिलता रहे। जैसे अब लॉकडाउन है तो कैंप नहीं लग पा रहे, तो आप कुछ बोलोगे कि हाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए डोनेट करें ताकि बच्चों को आसानी से ब्लड मिल सके थैलेसीमिया वाले बच्चे को। कोरोना के मरीज ठीक हो जाने के बाद भी उनको बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमने फैसला किया है कि हम अपने सरकारी हर बड़े अस्पताल में पोस्ट कोरोना केयर सेंटर उमंग के नाम से चलाएंगे। बाकायदा एक कमरा इसी के लिए निर्धारित किया जाएगा। वहाँ पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जो बीमारियाँ इसके बाद हो रही हैं उसके लिए उसमें मनोवैज्ञानिक को भी रखा जाएगा, उसमें बाकी बीमारियों के लिए भी रखा जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी रखा जाएगा। और इसमें प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद है। प्राणायाम कराने के लिए भी हर सेंटर में योगा टीचर लगाया जाएगा। उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सोमवार से ये हम आरंभ कर देंगे। हरियाणा विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ज्ञानचंद गुप्ता ने मुझे एक दरखास्त दी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पारस अस्पताल मरीजों से जो हमारी तयशुदा कीमतें हैं उससे बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहा है। तो मैंने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है 3 सदस्यों की, जो डॉक्टर शलीन हैं जो मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई है। हमने कल तय किया है कि जो हम ग्लोबल टेंडर कोविड वैक्सीन के लिए फ्लोट करने जा रहे हैं वो हम 1 करोड़ डोजेस के लिए करेंगे। देखिए, ये बीमारी एकदम सामने आई है और मार्केट में इसकी दवा जितनी मात्रा में चाहिए
उतनी मौजूद नहीं है। हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हमें मिली भी है, लेकिन मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। 268 मरीज आज की तारीख तक इसके आ चुके हैं। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगाई है कि वहाँ से 12,000 वायल्स हमें मिले।